स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 30 नवंबर 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चले चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हो गए हैं, लेकिन चुनाव के बाद विधायकों को अब बहुत ही जल्द शपथ दिलाई जाएगी। जब विधायकों को दिसंबर की पहली या फिर दूसरी तारीख को उनके पद की शपथ दिलाई जाएगी, ये बड़ी खबर है। अभी तक जितने भी विधायक जीते हैं अभी कोई भी शपथ नहीं लिया है, मंत्रियों के अलावा। जो मंत्री बने वो शपथ लिए हैं, लेकिन उसके अलावा जो विधायक हैं अभी तक कोई भी विधायक शपथ नहीं लिया है और उनको दिसंबर की पहली या दूसरी तारीख को शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन उससे पहले पटना प्रशासन ने पटना जिले में कानून व्यवस्था की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शहर में धारा 163 लागू कर दिया है। धारा 163 के लागू होते ही शहर में कई तरह की पाबंदियां लग गई है जो 5 दिसंबर तक लागू रहेगी। अब सवाल है कि आखिर क्या काम लोग कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो आपको बता दूं कि प्रशासन की तरफ से धारा 163 लागू करते हुए बताया गया है कि 1 दिसंबर से 5 दिसंबर के दौरान 5 या फिर उससे अधिक लोग एक साथ एक जगह जमावड़ा नहीं कर सकेंगे, या कोई भी धरना, जुलूस, प्रदर्शन या फिर घेराव नहीं किया जाएगा, चाहे वह हथियारों या फिर रोशनी के साथ हो या फिर उसके बिना। या इसी तरह अग्नियास्त्र, गोला बारूद, विस्फोटक, फरसा, गरासा, भाला, चाकू जैसे किसी भी प्रकार के घातक हथियार लेकर के चलना पूरी तरीके से मना है। जब प्रशासन ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि बिना अनुमति लाउड स्पीकर का इस्तेमाल भी प्रतिबंधित रहेगा, ताकि इलाके में अनावश्यक शोर शराबा और फिर अव्यवस्था ना फैले। ये पाबंदी जिन इलाकों में लगाया गया है उनमें विधानसभा के उत्तर में चिड़ियाघर के गेट नंबर 1 से विशोड़िया भवन तक का इलाका शामिल है, जो नेहरू पथ और फिर केरट टी पॉइंट से होकर के गुजरता है। दोस्तों अगर आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी और अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है कि अब ट्रेन में स्लीपर क्लास में भी पैसेंजर को तकिया और बेडशीट दिया जाएगा। जी हाँ, रेल में सफ़र करने वाले यात्रियों के लिए ये एक खुशखबरी है और वो ये है कि अब उन्हें स्लीपर क्लास में तकिया और बेडशीट मिलेगा। दक्षिण रेलवे के चेन्नई डिवीज़न ने स्लीपर क्लास यात्रियों के सफ़र को अधिक आरामदायक और फिर स्वच्छ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 1 जनवरी 2026 से सैनिटाइज्ड रेडी टू यूज़ बेड रोल ऑन डिमांड ऑन पेमेंट सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा भारतीय रेलवे में अपनी तरह की पहली पहल है, जिसके तहत नॉन एसी स्लीपर यात्री आवश्यकता अनुसार बेड रोल का भुगतान करके इसका उपयोग कर सकेंगे। यानी कि इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा देना होगा। इससे पहले स्लीपर क्लास यात्रियों को बेड रोल की संगठित सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इस समस्या को देखते हुए चेन्नई डिवीजन ने 2023-24 में न्यू इनोवेशन नॉन फेयर रेवेन्यू आइडियाज स्कीम के तहत इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। यात्रियों की तरफ से मिले अत्यधिक आरामदायक रिस्पॉन्स के बाद रेलवे ने इसे अस्थायी नॉन फेयर रेवेन्यू सेवा के रूप में लागू करने का निर्णय लिया है। दोस्तों हज यात्रा में जल्द ही बड़ा बदलाव होने वाला है, जहां गरीब और फिर मध्यम वर्ग को भी इसमें राहत मिलेगी। दरअसल बात है कि भारत सरकार हज यात्रा को लेकर के एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार एक नई स्कीम पर विचार कर रही है, जिससे कम इनकम वाले लोगों के लिए हज यात्रा करना आसान हो जाएगा। नई स्कीम के तहत जो लोग एक बार में पूरी रकम जमा नहीं कर सकते वो अब किस्तों में रकम जमा कर सकेंगे। जहाँ प्रस्तावित सिस्टम के मुताबिक कोई भी हज यात्री 5 साल के समय में किस्तों में पैसा जमा करके हज यात्रा के लिए योग्य होगा। ये पहल उन परिवारों के लिए खास तौर पर फायदेमंद मानी जा रही है जिनके पास कम पैसे हैं और फिर जो कई सालों से हज पर जाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन एक बार में पूरी रकम जमा करना उनके लिए मुश्किल है। सरकार जल्द ही इस स्कीम के नियम और फिर शर्तें जारी करेगी। अधिकारियों का कहना है कि इसके लागू होने के बाद हज यात्रा और फिर आसान और सुविधाजनक हो जाएगी और फिर बड़ी संख्या में इच्छुक लोग तय समय में अपनी बचत पूरी कर पाएंगे। नई स्कीम के लागू होने से हज यात्रा का फाइनेंशियल बोझ कम होने और फिर आम लोगों के लिए इसे आसान बनाने की उम्मीद है। दोस्तों बिहार के रोहतास जिले में बुधवार को कुल 17 लड़कियों को मुक्त कराया गया है, जब पुलिस ने ये जानकारी दी है। पुलिस ने कहा कि हमें सूचना मिली थी कि नाबालिग लड़कियों को अन्य राज्यों से ऑर्केस्ट्रा, नृत्य और फिर अन्य अनैतिक कार्यों के लिए लाया जा रहा है। रोहतास के रेड लाइट एरिया में पुलिस की रेड पड़ी। एएसपी संकेत कुमार ने बताया है कि प्राथमिक जाँच में लड़कियां नाबालिग प्रतीत होती है, जब उन्हें विस्तृत जाँच और फिर बयान दर्ज कराने के लिए बाल कल्याण समिति को भेज दिया गया है। इसके बाद उन्हें मोहनिया में स्थित बाल सुधार गृह भेजा जाएगा। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में 3 स्थानीय निवासियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पर नासिरगंज का ये इलाका
पहले से ही बदनाम है। इसे रोहतास का रेड लाइट एरिया भी कहा जाता है। पुलिस के मुताबिक जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें ऑर्केस्ट्रा चलाने वाले ममता विश्वकर्मा, गीता कुंवर और फिर रमन कुमार पासवान उर्फ मुन्ना का नाम शामिल है। दोस्तों, भागती दौड़ती तनाव भरी जिंदगी में लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई कई समस्याएं व्यक्ति को अपना शिकार बना लेती है। अभी इस खबर में हम आपको सेहत के बारे में बताएंगे। जैसे कि आपको पता है कि केडीबी लाइव में रोज सेहत के बारे में कुछ न कुछ हम बताया जाता है जो आपकी सेहत से जुड़ी हुई होती है। तो इस खबर में हम आपको बताएंगे सेहत से जुड़ी हुई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर। दरअसल बात है कि सेहत से जुड़ी हुई समस्याओं में हाई ब्लड प्रेशर का नाम भी शामिल है। हाई बीपी को अक्सर हार्ट अटैक के एक छिपे हुए खतरे के रूप में देखा जाता है। आज दुनिया भर में हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ये एक ऐसी गंभीर स्थिति है जिसमें हृदय की मांसपेशियों में रक्त की आपूर्ति रुकने से हृदय की समस्या कोशिकाएं मरने लगती है। शरीर में ब्लड प्रेशर का अत्यधिक बढ़ना हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ा सकता है। जरूरत से ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ने पर धमनियों पर दबाव बढ़ जाता है और फिर वे क्षतिग्रस्त हो जाती है। धमनियों के क्षतिग्रस्त होने से रक्त प्रवाह कम हो जाता है, जिससे हृदय की मांसपेशियों तक ऑक्सीजन और फिर अन्य पोषक तत्वों की आपूर्ति ठीक से नहीं हो पाती है, जो आगे चलकर के हार्ट अटैक का कारण बनती है। ऐसे में अब किसी भी व्यक्ति के मन को एक सवाल परेशान कर सकता है कि आखिर ब्लड प्रेशर कितना बढ़ जाने पर हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप भी इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो फिर सीके बिरला अस्पताल के फेमस कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर संजीव कुमार गुप्ता से जानते हैं कि इस सवाल का सही जवाब क्या है। तो फेमस कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर संजीव कुमार गुप्ता कहते हैं कि लोगों के बीच ये आम सवाल बना रहता है कि बीपी कितना बढ़ जाए तो हार्ट अटैक हो जाता है। लेकिन सच ये है कि हार्ट अटैक किसी एक नंबर पर निर्भर नहीं करता है। ये इस बात पर अधिक निर्भर करता है कि बीपी कितने समय से बढ़ा हुआ है, या कितना अचानक बढ़ता है और फिर बाकी और कौन कौन से जोखिम मौजूद है। डॉक्टर गुप्ता बीपी रोगियों को इन बातों पर गौर करने की सलाह देते हैं, जैसे कि नॉर्मल बीपी लगभग 120-180 माना जाता है, जबकि 140-90 के ऊपर जाते ही हार्ट की प्रॉब्लम का खतरा बढ़ने लगता है। वहीं पर 160-100 के ऊपर बीपी पहुंच जाए तो फिर दिल और ब्लड वेसल्स पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है और हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक का रिस्क काफी बढ़ जाता है। वहाँ पर डॉक्टर संजीव कुमार गुप्ता कहते हैं कि लोगों को अक्सर हाई बीपी को लेकर के कुछ गलतफहमियां बनी रहती है। उदाहरण के लिए सिर्फ बहुत ज्यादा बीपी होने पर ही हार्ट अटैक का खतरा होता है। डॉक्टर गुप्ता कहते हैं कि अगर बीपी कई महीने सालों तक कंट्रोल में नहीं रहता तो फिर धमनियों की अंदरूनी दीवारें कमजोर होकर के मोटी और फिर सख्त हो जाती है, जिसकी वजह से उनमें आसानी से कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है और प्लक बन जाता है। अगर इनमें से भी कोई प्लॉक फट जाए तो फिर ब्लड फ्लो अचानक रुक सकता है और फिर हार्ट अटैक हो सकता है, फिर चाहे व्यक्ति का बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ भी ना हो। वहाँ पर अगर बीपी 180-120 के ऊपर चला जाए तो तुरंत मेडिकल मदद की ज़रूरत होती है। इस लेवल पर दिल को ब्लड पंप करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है और फिर इससे प्लॉक फटने, हार्ट अटैक, स्ट्रोक या फिर हार्ट फेलियर का खतरा बढ़ जाता है। अगर ऐसे समय में तेज सिर दर्द, सीने में दर्द, सांस फूलना, नज़र धुंधली होना या फिर कंफ्यूजन जैसे लक्षण दिखे तो फिर इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि हर व्यक्ति में बीपी का खतरा अलग हो सकता है। जिन लोगों को डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, स्मोकिंग की आदत या फिर फैमिली हिस्ट्री है उनमें 150-95 mmHg जैसे बीपी पर भी हार्ट की दिक्कतें हो सकती हैं। दोस्तों, बिहार सरकार ने कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने की दिशा में 2 महत्वपूर्ण योजनाओं, मुख्यमंत्री विश्व कृषि AI जनरेटेड परिभ्रमण और फिर मुख्यमंत्री ग्रामीण हाट विकास योजना की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत किसानों को विदेश भेज करके उन्नत तकनीक का प्रशिक्षण दिलाया जाएगा, जबकि ग्रामीण हाटों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। कृषि विभाग को इन योजनाओं का विस्तृत प्रस्ताव अगले 5 वर्षों को ध्यान में रख करके तैयार करने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने विश्व कृषि परिभ्रमण योजना के तहत राज्य के किसानों को हर साल विदेश भेजने की तैयारी की है। विशेष तौर पर इसराइल, जो आधुनिक सिंचाई और फिर सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में दुनिया का अग्रणी देश माना जाता है, वहां बिहार के हर साल 40 किसानों का दल भेजा जाएगा, जहां अगले 5 वर्षों तक ये कार्यक्रम जारी रहेगा। जब किसान वहां पर सब्जी उत्पादन की नई तकनीक, जल प्रबंधन प्रणाली और फिर उच्च उपज देने वाली विधियों को सीखेंगे। लौट करके ये किसान उसी तकनीक को बिहार में लागू करेंगे, जिससे प्रोडक्टिविटी और फिर उत्पादन दोनों में बढ़ोतरी की उम्मीद है।
दोस्तों खेतों में फसल अवशेष यानी कि पुआल जलाने के कई दुष्परिणाम अब सामने आने लगे हैं। हवा अशुद्ध होने लगी, पर्यावरण दूषित हो रहा है। इसे देखते हुए सरकार ने कई कड़े निर्णय लिए हैं। कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, नालंदा और औरंगाबाद जिले में सबसे अधिक फसल अवशेष जलाने की घटनाएं हो रही है। इन जिलों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI मापने के लिए यंत्र लगेंगे। विकास आयुक्त ने इन जिलों में जल्द ही AQI यंत्र लगाने का बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद को निर्देश दिया है। साथ ही फसल अवशेष जलाने को लेकर के किसान सलाहकारों को जवाबदेह बनाने का निर्देश दिया है। फसल अवशेष जलने पर संबंधित प्रखंड के किसान सलाहकार के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। खेतों में पुआल जलाने वाले किसानों से धान और फिर गेहूं की खरीद नहीं करने का सहकारिता विभाग को निर्देश है। ऐसे किसानों को अन्य योजनाओं से भी वंचित किया जाएगा। वहीं पर कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, नालंदा और औरंगाबाद में सबसे अधिक फसल अवशेष जलाए जा रहे हैं। इन जिलों के जिन प्रखंडों में फसल अवशेष जलाए जा रहे हैं उन प्रखंडों में फसल अवशेष से निर्मित विक्रेट बनाने के लिए कम से कम एक उत्पादन इकाई स्थापित की जाएगी। जहां NTPC की चौसा, बार और फिर नवीनगर इकाइयों के आसपास के जिलों में विक्रेत उत्पादन इकाइयों के साथ संबद्ध किया जाएगा। NTPC की आवश्यकता अनुसार विक्रेट की स्थापना होगी। NTPC में 5% पुआल से बने विक्रेट का उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। दोस्तों हार के बाद चिराग पासवान के चाचा ने राजनीति से संन्यास लेने का फैसला कर लिया है। जहां दरअसल बात है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस के लिए बिहार विधानसभा चुनाव काफी निराशाजनक रहा है। जहां उनकी पार्टी को महागठबंधन में जगह नहीं मिली है और फिर अकेले चुनाव लड़कर के एक भी सीट नहीं जीत सके। उनके बेटे यशराज पासवान भी अपना चुनाव नहीं जीत सके। हालांकि उन्होंने इस करारी हार के बाद कहा कि प्रिंस राज पासवान और यशराज पासवान को पार्टी की जिम्मेदारी दी गई है। हम संगठन मजबूत करने पर जोर देंगे। पटना में आयोजित स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने घोषणा की है कि पार्टी की बागडोर अब युवा नेतृत्व को सौंपी जाएगी। जब पारस ने बताया है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज पासवान और फिर यशराज पासवान युवाओं को संगठन से जोड़ने का काम करेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वे जनसेवा से जुड़े रहेंगे। अपने चुनाव लड़ने के सवाल पर कोई भी जवाब नहीं दिया है। पशुपति पारस ने कहा कि दोनों युवा नेता पूरे बिहार में पार्टी को नए स्वरूप में खड़ा करेंगे। आगामी कार्यक्रम और फिर संगठन विस्तार इन्हीं के नेतृत्व में आगे बढ़ाया जाएगा। पार्टी की 25वीं वर्षगांठ पर पारस ने भावुक होकर के कहा कि RLJP की स्थापना 28 नवंबर 2000 को हुई थी। जब उस दिन मेरे बड़े भाई रामविलास पासवान और फिर छोटे भाई रामचंद्र पासवान भी मौजूद थे। इन 25 वर्षों में पार्टी ने कई उतार चढ़ाव देखे, जहाँ अच्छे दिन भी आए और फिर मुश्किल दौर भी देखे। अब वक्त आ गया है कि पार्टी की कमान नए और फिर युवा चेहरों को सौंपी जाए। वहीं पशुपति पारस मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। रामविलास पासवान के निधन के बाद उन्हें खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में NDA के गठबंधन में उन्हें जगह नहीं मिली थी। पशुपति पारस के छोटे भाई रामचंद्र पासवान के बेटे प्रिंस पासवान भी सांसद रह चुके हैं। यशराज पासवान ने इस बार विधानसभा चुनाव लड़ा था लेकिन जीत नहीं पाया। दोस्तों बिहार में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। जहां दरअसल बात है कि गया शहर में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन और फिर नगर निगम के संयुक्त अभियान तेज हो गया है। जहां शनिवार को KP रोड क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इसके तहत 200 से अधिक अवैध दुकानों को हटाया गया है। लंबे समय से सड़क की चौड़ाई कम कर रहे और फिर यातायात बाधित करने वाले इन अवैध ठेलों, खोमचों और फिर अस्थायी दुकानों पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। अभियान के दौरान नगर निगम की एक JCB, कई ट्रैक्टर और फिर बड़ी संख्या में मजदूर तैनात किए गए थे। जहां पूरे क्षेत्र में सुबह से ही पुलिस बल, नगर निगम कर्मी और फिर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे ताकि किसी तरीके की अराजकता या फिर विरोध की स्थिति ना बने। प्रशासन की इस कार्रवाई से सड़कें पहले की तुलना में काफी खुली और फिर सुगम दिखाई देने लगी है। जहां सदर अनुमंडल पदाधिकारी किसलेश श्रीवास्तव ने बताया है कि शहर में अतिक्रमण हटाने का अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी हाल में सड़कें अवैध कब्जों के हवाले नहीं की जाएगी। सड़कें जनता की है न कि कब्जाधारियों की। अतिक्रमण हटने से आम लोग, पैदल यात्रियों और फिर वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही साथ शहर को लंबे समय से जकड़े हुए जाम की समस्या को भी इसे काफी हद तक कम करने की उम्मीद है। दोस्तों राष्ट्रीय उच्च पथ निर्माण के लिए यानी कि सड़क, बड़ी बड़ी सड़क बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण किया जाता है। अब जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और फिर न्याय संगत बनाने की दिशा में बिहार सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जहां अब अधिग्रहण भूमि का मुआवजा खतियान में दर्ज भूमि किस्म के बजाय वास्तविक बाजार मूल्य के आधार पर तय किया जाएगा। जी हाँ, यानी कि अगर कोई सड़क बनती है आपके खेतों के बीचों बीच या फिर खेत से होकर के कोई सड़क बनाई जाती है, रोड बनाए जाते हैं, तो अब उसका मुआवजा जो
बाजार मूल्य है वो दिया जाएगा। इस संबंध में राष्ट्र एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और फिर जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अब तक भूमि का वर्गीकरण 1000 वर्ष पुराने खतियान में दर्ज किस्म के आधार पर किया जाता रहा है। इन खतियानों में दर्ज भूमि की उपयोगिता और फिर वर्तमान समय में उसकी वास्तविक स्थिति में अक्सर बड़ा अंतर पाया जाता है। उदाहरण के लिए कई जगहों पर खतियान में दर्ज बांझ जमीन आज की तारीख में अत्यधिक उपजाऊ या फिर वास्तविक मूल्य वाली साबित होती है। इसी विसंगति के कारण अक्सर रैयतों की ओर से मुआवजे को लेकर के आपत्तियां दर्ज होती थी। इससे भूमि मालिक और फिर राष्ट्रीय उच्च पथ प्राधिकरण यानी कि NHAI के बीच विवाद बढ़ जाते थे और फिर परियोजनाओं में अनावश्यक देरी होती थी। ऐसे में अब महाधिवक्ता की राय आधार बनी है। सरकार ने इस विषय पर राज्य के महाधिवक्ता से विधिक राय ली है। दोस्तों, जमीयत उलमा हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दुख की बात है कि पिछले कुछ सालों में खासकर कि बाबरी मस्जिद और 3 तलाक जैसे मामलों में आए फैसले के बाद ये राय बन रही है कि अदालतें हुकूमत के दबाव में काम कर रही है। मौजूदा वक्त में वर्शिप एक्ट को नज़रअंदाज करते हुए ज्ञान व्यापी और फिर मथुरा के मामले की सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का हक रखता है कि जब तक कि वे संविधान पर अमल कर रहा है। महमूद मदनी ने कहा है कि इस्लाम और फिर मुसलमानों के दुश्मनों ने जिहादी जैसे इस्लाम की पवित्र अवधारणा को दुर्व्यवहार, अर्थव्यवस्था, अव्यवस्था और हिंसा से जुड़े हुए शब्दों में बदल दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद और थूक जिहाद जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों को गहरी ठेस पहुंचाती है और फिर उनके धर्म का अपमान होता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार और फिर मीडिया में जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने में कोई भी शर्म महसूस नहीं करते, न ही उन्हें पूरे समुदाय को ठेस पहुंचाने की परवाह है। ये तो पुराने दौर से चला आ रहा है। जब कहीं पर कोई दहशतगर्द घटना हो जाती है तो फिर उसको जिहाद बता दिया जाता है। मुसलमानों के ऊपर गलत आरोप लगाए जाते हैं। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मौलाना महमूद मदनी ने कहा है कि SIR भी चलाया हुआ है और फिर ये एक बहुत ही अहम मामला है। अगर हम इस पर नज़र रखेंगे तो फिर हम निराशा से बच सकते हैं। मायूसी कौम के लिए जहर है और जिंदा कौम हो तो फिर कहना ही क्या। देश के 60% लोग चुप बैठे हुए हैं। दोस्तों, तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष से चुने गए हैं। यह दरअसल बातें हैं कि बिहार विधानसभा के आगामी सत्र और फिर महागठबंधन की भावी रणनीति को लेकर के राजद और कांग्रेस के नेताओं ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। महागठबंधन विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से तेजस्वी यादव को नेता चुन लिया गया है। यह कांग्रेस नेता समीर कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि बैठक में सभी घटक दलों ने एक साथ मिलकर के चलने का निर्णय लिया है और फिर तय किया गया है कि महागठबंधन एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी को लेकर के जो घोषणा पत्र जारी किया था उस मुद्दे पर और जनता की अन्य समस्याओं को लेकर के सड़क से सदन तक संघर्ष किया जाएगा। वहीं पर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने विधानसभा सत्र की रूपरेखा पर बात करते हुए बताया है कि 1 तारीख को शपथ ग्रहण होगा और 2 तारीख को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। इसके बाद महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण होगा और फिर विनियोग विधेयक लाया जाएगा। भाई वीरेंद्र ने स्पष्ट किया है कि विपक्ष सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाता रहेगा और जब तक सत्र चलेगा वे सदन में मौजूद रह करके जनता के मुद्दे पर सरकार को घेरेंगे। वह पर चुनाव परिणामों पर सवाल उठाते हुए दोनों नेताओं ने जनादेश के साथ खेला होने का आरोप लगाया है। भाई वीरेंद्र ने कहा है कि आज भी चौक चौराहों पर चर्चा है कि वोट महागठबंधन को मिला लेकिन परिणाम में गड़बड़ी की गई है, जिसका जवाब समय आने पर दिया जाएगा। दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि BSEB ने इंटरमीडिएट और मैट्रिक परीक्षा 2026 की तारीखों की आधिकारिक घोषणा कर दी है। इंटर की परीक्षाएं 2 फरवरी 2026 से 13 फरवरी 2026 तक चलेगी। इन 12 दिनों में सभी स्ट्रीम जैसे विज्ञान, कॉमर्स और फिर आर्ट्स के पेपर तय शेड्यूल के अनुसार आयोजित होंगे। इंटर परीक्षा समाप्त होते ही मैट्रिक की बारी आएगी। मैट्रिक की परीक्षा 17 फरवरी 2026 से शुरू होकर के 25 फरवरी 2026 तक चलेगी। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा तिथियों का ऐलान के साथ साथ इस बात की भी जानकारी दी गई है कि अब विद्यार्थी अपनी हर परीक्षा संबंधित जानकारी EI चैटबॉट के जरिए भी हासिल कर सकेंगे। ये पहली बार है जब बिहार बोर्ड अपनी पूरी परीक्षा प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI जैसी आधुनिक तकनीक को शामिल कर रहा है। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने 2026 का वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी करते हुए बताया है कि इंटर की परीक्षा 2 फरवरी से 13 फरवरी 2026 तक तय आयोजित की जाएगी। इसके बाद मैट्रिक की परीक्षाएं 17 फरवरी से 25 फरवरी 2026 तक चलेगी।
दोस्तों बिहार में 11 नए सैटेलाइट सिटी बनने वाले हैं। जब बिहार में तेजी से बढ़ती आबादी और फिर शहरों पर बढ़ते दबाव को देखते हुए बिहार सरकार ने बड़े पैमाने पर शहरी विकास की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। बीते दिनों नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नितिन नवीन ने बताया है कि बिहार में 11 नई सैटेलाइट सिटी विकसित की जा रही है, जिनका उद्देश्य प्रमुख शहरी केंद्रों पर बढ़ते बोझ को कम करना है। जहाँ इन नई सिटी में हरित पार्क, मनोरंजन जोन और फिर बेहतर सुरक्षा जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होगी। जहाँ 9 संभागीय मुख्यालयों में सैटेलाइट सिटी विकसित करने के साथ साथ 2 अतिरिक्त शहरों सोनपुर और फिर सीतामढ़ी में भी विकास योजना शुरू करने जा रही है। मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि सोनपुर को ग्रेटर पटना की तर्ज पर एक आधुनिक ग्रीनफील्ड शहर के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि राजधानी पटना का विस्तार सुव्यवस्थित तरीके से किया जा सके। दूसरी ओर सीतामढ़ी के पास बस रहे सीतापुर को पौराणिक शहर, पुनौराधाम और फिर वहां निर्माणाधीन भव्य मंदिर को ध्यान में रखते हुए सांस्कृतिक और फिर धार्मिक पहचान के साथ विकसित किया जा रहा है। वहीं पर विभाग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि बिहार की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए आधुनिक और फिर सुव्यवस्थित टाउनशिप की आवश्यकता बढ़ गई है। नई बनने वाली सैटेलाइट और फिर ग्रीनफील्ड सिटी में चौड़ी सड़कें, पार्क, खेल मैदान, कम्युनिटी सेंटर, औद्योगिक निवेश की संभावनाएं और फिर आधुनिक आवासीय सुविधाएं मौजूद रहेगी। इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो होंगे। सरकार 11 बड़े शहरों में नई टाउनशिप के साथ साथ 43 शहरों के मास्टर प्लान पर भी तेजी से काम कर रही है। अगर आप बिहार के किसान हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि बिहार सरकार ने उन किसानों के लिए राहत योजना की घोषणा की है जिनकी फसल अक्टूबर 2025 में हुई भारी बारिश और मोन्था तूफान से प्रभावित हुई है। कृषि इनपुट अनुदान 2025 के तहत प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार के मुताबिक इस तूफान से 12 जिलों के 39 प्रखंडों और फिर 397 पंचायत में फसलों को भारी नुकसान हुआ है। जिन किसानों की फसल 33% या फिर उससे अधिक प्रभावित हुई है, वह ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और फिर इसका लाभ उठा सकते हैं। तो ऐसे में अगर आपका भी फसल क्षति हुई है तो आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। अब सवाल है कि आवेदन के लिए कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे। तो आपको बता दूं कि आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, भूमि कागजात और फिर एलपीसी या फिर सावधारणा प्रमाण पत्र है। ध्यान देने वाली बात यह है कि परिवार से केवल एक व्यक्ति ही आवेदन कर सकता है। इस अनुदान योजना का लाभ सिर्फ कुछ चुनिंदा जिलों के किसानों को मिलेगा। इनमें बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, कैमूर, मधुबनी, किशनगंज, गया, भोजपुर, मधेपुरा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, शिवहर और सुपौल जिला शामिल है। दोस्तों क्या बिहार में यही शराबबंदी है? क्योंकि गुप्त तहखाने वाली कार से विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद हुई है। दरअसल बात है कि बिहार में 9 साल से पूर्ण शराबबंदी लागू है। इसके बावजूद भी शराब तस्कर अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं और तस्करी के नए हथकंडे अपना रहे हैं। ताजा मामला पश्चिमी चंपारण की बेतिया का है, जहां पर i20 कार में तहखाने बना करके विदेशी शराब की तस्करी धड़ल्ले से की जा रही थी। लेकिन इस बार पुलिस की नजर से ये कार बच नहीं पाई। जब पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है, वहीं पर 2 शराब तस्करों को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। शराबबंदी के बाद भी अवैध शराब तस्करी पर लगाम लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बगहा पुलिस जिले के धनहा थाना पुलिस को शुक्रवार को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक i20 कार को जब्त किया, जिसमें बनाई गई खास तकनीक से तैयार गुप्त तहखाने से 284 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है। ये बरामदगी की उत्तर प्रदेश से बिहार लाई जा रही बड़ी खेप के दौरान हुई है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने गौतम बुद्ध सेतु पर वाहन जांच अभियान के दौरान इस कार को रोका था। शुरुआत में पुलिस को कुछ असामान्य नहीं लगा, लेकिन गहन तलाशी के दौरान सीट और फिर केबिन के बीच लोहे की सीट से ढका एक विशेष तहखाना मिला। जब उसे खोला गया तो फिर अंदर विदेशी शराब के बड़े पैमाने पर कार्टून बरामद हुए। इस मामले में कार सवार 2 तस्करों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और फिर पूछताछ में तस्करों ने स्वीकार किया है कि ये शराब बिहार के विभिन्न इलाकों में सप्लाई की जानी थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस कार में बनाया गया सीक्रेट चैम्बर इतना मजबूत और व्यवस्थित था कि सामान्य जांच में पकड़ पाना बेहद मुश्किल होता। दोस्तों बिहार पंचायत चुनाव 2026 में आरक्षण का रोस्टर इस बार बदल जाएगा। 10 साल से आरक्षित सीटें अब सामान्य हो जाएगी और 10 साल से सामान्य सीटें इस बार आरक्षित हो जाएगी। जी हाँ, बिहार में साल 2026 में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव के लिए आरक्षण का चक्र पूरी तरीके से बदल जाएगा। पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लगातार 2 आम चुनाव के बाद आरक्षण रोस्टर में अनिवार्य रूप से परिवर्तन किया जाना है। यानी कि जिन पदों पर पिछले 2 बार 2016 और 2021 किसी विशेष
श्रेणी के लिए आरक्षण लागू था, अब वो पद उस आरक्षण से मुक्त हो जाएंगे। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर अब नए सिरे से पदों का रोस्टर तैयार किया जाएगा। आरक्षण चक्र के इस बड़े बदलाव से ग्रामीण राजनीति में नए समीकरण उभरेंगे और कई मौजूदा दिग्गज नेताओं की सीटें प्रभावित होंगी। राज्य निर्वाचन आयोग के सूत्रों के अनुसार ये तीसरी बार होगा जब पूरे राज्य में आरक्षण चक्र बदल जाएगा। जब ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और फिर जिला परिषदों के हजारों पदों पर आरक्षित श्रेणी बदल जाएगी। जिन सीटों पर पिछले 10 वर्षों से एक ही वर्ग को आरक्षण मिल रहा था, वहां अब सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार चुनाव लड़ सकेंगे। वहीं पर जो सीटें सामान्य वर्ग के लिए थी, वहां अब आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार मैदान में उतर सकेंगे। दोस्तों, क्या चिराग पासवान अगले बिहार के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं? दरअसल ये एक बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये बात खुद चिराग पासवान की पार्टी के एक सांसद ने कही है। चिराग पासवान के पार्टी के सांसद ने कहा कि अब हमें बड़े लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना है। विधायक और मंत्री हो गए, अब मुख्यमंत्री की बारी है, ये कहना है सांसद राजेश वर्मा का। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में हमें जनता ने प्रचंड बहुमत दिया है। हम सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे जिले के लिए काम करेंगे। उन्होंने माई समीकरण की चर्चा करते हुए कहा है कि हमारी पार्टी के माई समीकरण में महिला और फिर युवा, इसी समीकरण को लेकर के पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिली है। यह कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी और फिर मंच संचालन पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना ने की है। वहीं पर सांसद अरुण भारती ने कहा कि रामविलास पासवान ने जिस उद्देश्य से पार्टी की स्थापना की थी, उसे दोहराने की जरूरत है। दोस्तों, अररिया जिला से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे इलाके को हिला करके रख दिया है। एक महिला ने आरोप लगाया है कि उसे कार से जबरन अगवा करके कई महीनों तक बिहार और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बंधक बना करके रखा गया। जब पीड़िता के मुताबिक इस दौरान उसके साथ ऐसी यातना हुई जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। जब महिला ने नरपतगंज थाना क्षेत्र के प्लासी गाँव के मोहम्मद आलम सहित 8 लोगों पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने, मारपीट, यौन शोषण और फिर लगातार मानसिक प्रताड़ना देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। जब पीड़िता ने बताया है कि घटना की शुरुआत तब हुई जब उसे एक कार में जबरन बैठा करके भीमपुर और फिर वीरपुर ले जाया गया। इसके बाद उसे सहरसा ले जाया गया और फिर वहां से दिल्ली में उसे महीनों तक एक कमरे में बंद रख करके प्रताड़ित किया गया। जब लगातार निगरानी, धमकी और मारपीट ने उसके मन और शरीर पर गहरा असर छोड़ गया। जब महिला का कहना है कि उसे कई बार बेहोशी की हालात में रखा गया और कई बार उसे ऐसा महसूस होता था कि शायद वह कभी भी घर नहीं लौट सकेगी। महिला ने जो आरोप लगाया है वो और भी भयावह है। जब उसके मुताबिक आरोपी उसे गाय का मांस खाने के लिए मजबूर करते थे, जब उसे कलमा पढ़ने और नमाज अदा करने का दबाव बनाते थे, इनकार करने पर घंटों तक मारपीट की जाती थी। जब उसने बताया है कि उसके गहने छीन लिए गए, बच्चों को जान से मार देने की धमकी दी जाती थी और यदि वह किसी से मदद मांगने की कोशिश करती तो फिर उसे बुरी तरीके से पीटा जाता था। वह पर पीड़िता ने बताया है कि सीमा क्षेत्र में इस तरह के गिरोह सक्रिय हैं जो महिलाओं को अगवा करके जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करते हैं। जब महिला का कहना है कि वह अकेली नहीं है, जब ऐसी कई और महिलाएं भी इसी तरह फंसाई जाती है लेकिन डर और शर्म की वजह से आवाज नहीं उठा पाती। वो पर कई महीनों तक यातना झेलने के बाद एक दिन उसे मौका मिला और वह भाग निकली। जब किसी तरह वह अपने पति तक पहुंची और फिर दोनों अररिया वापस आ गए। घर लौटने के बाद उसने सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और पूरी घटना न्यायाधीश के सामने बताई। जब कोर्ट ने पीड़िता की गंभीर हालात और फिर पूरे घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए फॉरबिसगंज थानाध्यक्ष को तत्काल एफआईआर दर्ज करने और फिर मामले की जांच शुरू करने का आदेश दिया है। वहीं पर पीड़िता के अधिवक्ता KN विश्वास ने बताया है कि उनकी मुवक्किल ने अगवा करने, बंधक बना करके रखने, शारीरिक शोषण और फिर जबरन धर्म परिवर्तन कराने जैसे बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। कोर्ट ने इसे संज्ञान में लिया है और पुलिस को जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। घटना के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई है। लोग इस बात से हैरान है कि महीनों तक किसी महिला को कई राज्यों में घुमा करके इस तरह प्रताड़ित किया जाता रहा और किसी को पता तक नहीं चला। जब पीड़िता का कहना है कि वह चाहती है कि आरोपी किसी भी कीमत पर बच ना सके, क्योंकि अगर वे खुले घूमते रहे तो फिर किसी और महिला की भी जिंदगी इसी तरह से बर्बाद हो सकती है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।
दोस्तों, किशनगंज में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के बड़ी चर्चा के बीच पूर्णिया प्रक्षेत्र के डीआईजी प्रमोद कुमार मंडल ने शनिवार को किशनगंज थाना का निरीक्षण किया और साफ साफ कह दिया है कि घुसपैठ जैसी कोई भी पुष्टि नहीं है। सीमावर्ती इलाके में निगरानी पहले से ज्यादा सख्त है। डीआईजी मंडल जब SC/ST थाना पहुंचे तो फिर जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद उन्होंने थाना परिसर की साफ सफाई, केस डायरी, लंबित केस, अंगतकों के लिए बैठने की व्यवस्था और फिर पूरे अभिलेखों की एक एक करके समीक्षा की। यह साथ ही लंबित और फिर गंभीर मामलों को जल्द निपटाने का निर्देश भी दिया है। दरअसल हाल ही में ठाकुरगंज के जदयू विधायक गोपाल अग्रवाल ने बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के आशंका जताई थी। डीआईजी ने इस दावे को स्पष्ट शब्दों में खारिज करते हुए कहा कि एक टोटो में 10 लोग पकड़े गए थे, लेकिन जांच में वे सभी मजदूर निकले, कोई भी घुसपैठिया नहीं था। जब उन्होंने बताया है कि पश्चिम बंगाल में SIR लागू होने के बाद बिहार पुलिस ने सीमा पर ज्यादा सख्ती कर दी है। हर एंट्री पॉइंट पर अतिरिक्त पुलिस बल, विशेष शाखा की तैनाती और लगातार चेकिंग की व्यवस्था की गई है। गलगलिया चेक पोस्ट पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अन्य संवेदनशील स्थानों पर भी सघन चेकिंग चल रही है। स्थानीय नेटवर्क को सक्रिय कर दिया गया है। वहां पर डीआईजी मंडल ने साफ कहा है कि बंगाल और फिर नेपाल सीमा से घुसपैठ की स्थिति बहुत कम है, फिर भी एहतियात के तौर पर चौकसी बढ़ाई गई है ताकि किसी भी तरीके की गतिविधि तुरंत पकड़ी जा सके। उन्होंने सीमावर्ती गाँव के लोगों से कहा कि किसी भी बाहरी व्यक्ति, संदिग्ध गतिविधि या फिर नई मूवमेंट की जानकारी तुरंत पुलिस तक पहुंचाएं, इससे क्षेत्र की सुरक्षा और मजबूत होगी। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, सीमांचल भूकंप के मुहाने पर खड़ा है, या सीमांचल भूकंप के केंद्र में खड़ा है कहा जाए तो, और इसमें सबसे ज्यादा निशाने पर किशनगंज है। यानी कि किशनगंज सहित पूरे सीमांचल के लिए एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है। भारत सरकार ने नया अर्थक्वेक डिजाइन कोड 2025 जारी कर दिया है और इस नए सिस्मिक जोन मैप में बिहार के पूर्वी इलाकों पर भूकंप का खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। खास बात यह है कि किशनगंज अब सीधे सिस्मिक जोन 5 में पहुंच चुका है, यानी कि उस श्रेणी में जहां पर बड़े और विनाशकारी भूकंप की संभावना बेहद अधिक होती है, उस मुहाने पर किशनगंज खड़ा है। जब पहले जो मैप जारी होता था उसमें किशनगंज जोन 4 में माना जाता था, लेकिन नए मूल्यांकन में किशनगंज जिले का मूल्यांकन खतरा स्तर एक पायदान और ऊपर बढ़ गया है। इसका मतलब साफ है कि ये जमीन के भीतर मौजूद सक्रिय फॉल्ट लाइनों के हिसाब से अब किशनगंज बहुत अधिक संवेदनशील श्रेणी में आ गया है। मौसम वैज्ञानिक और फिर विशेषज्ञ साफ चेतावनी दे रहे हैं कि ये सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि आने वाले समय में जिले की सुरक्षा, निर्माण और फिर प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर बड़ा असर डालने वाला परिवर्तन है। वहीं पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार बताते हैं कि इस नए सिस्मिक वर्गीकरण में किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और फिर मधेपुरा जैसे जिले अब जोन 5 में शामिल किए गए हैं। मतलब साफ है कि पूरा सीमांचल और कोसी पट्टी भूकंप की जद में पहले की तुलना में कहीं ज्यादा असुरक्षित हो गई है। पहले ये सभी जिले 4 जोन में आते थे, यानी कि खतरा मध्यम उच्च माना जाता था, लेकिन अब ये जोखिम स्तर उच्चतम कैटेगरी के बिल्कुल भी पास है। विशेषज्ञों के अनुसार इस बदलाव का सीधा असर निर्माण कार्यों पर पड़ेगा। किशनगंज में अब घर, दुकान, स्कूल, हॉस्पिटल, सरकारी भवन, हर तरह की इमारत को भूकंप रोधी तकनीकों के साथ बनाना अनिवार्य किया जाना चाहिए। किशनगंज जिले में ये व्यवस्था पहले से बहुत कमजोर है, क्योंकि ज्यादातर घर बिना इंजीनियरिंग सलाह के बन जाते हैं। सक्रिय फॉल्ट लाइनों के पास अवैज्ञानिक तरीके से हो रहा निर्माण किशनगंज जिले को और ज्यादा असुरक्षित बना रहा है। जब बढ़ती जनसंख्या, तेजी से बढ़ते कंक्रीट निर्माण, मल्टी स्टोरी इमारतें और पुराने घरों की कमजोर नींव, ये सब मिलकर के किशनगंज को भूकंपीय खतरे के केंद्र में खड़ा कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सीमांचल की मिट्टी, भूवर्गीय संरचना और फिर हिमालयन आर्क की नजदीकी इसे और ज्यादा संवेदनशील बना देती है। जहां पर मधुबनी और दरभंगा को इस नए मैप में जोन 6 यानी कि अत्यधिक आपदा संभावित क्षेत्र में रखा गया है, वहीं पर किशनगंज समेत सीमांचल के 12 जिलों को जोन 5 में ले जाना अपने आप में एक बड़ा संकेत है, यानी कि खतरा बेहद गंभीर है और फिर किसी भी बड़े झटके की संभावना को हल्के में नहीं लिया जा सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि अब सरकार और स्थानीय प्रशासन को किशनगंज में भवन निर्माण के नियमों को सख्ती से लागू करना होगा। जब पुराने मकानों का सर्वे, स्कूल, कॉलेज जैसे भी
भीड़ भाड़ वाले जगहों की संरचनात्मक जांच और किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में भूकंप रोधी डिजाइन की अनिवार्यता, ये कदम तुरंत उठाने की जरूरत है। वहाँ पर स्पष्ट है कि नए सिस्मिक मैप के बाद किशनगंज को अपनी तैयारी दोगुनी करनी होगी, क्योंकि खतरा अब बिल्कुल भी सामने खड़ा है और इसे अनदेखी करना आने वाले समय में भारी पड़ सकता है। दोस्तों, किशनगंज के पोठिया प्रखंड में देर रात आग की एक भयानक घटना सामने आई, जिसने 2 परिवार को बेघर कर दिया। डांगे बस्ती में लगी इस आग ने न सिर्फ घरों को राख कर दिया, बल्कि परिवारों की सालों की कमाई, जरूरी सामान और फिर मवेशी भी आग की लपटों में समा गए। प्रशासन मौके पर पहुंच चुका है, लेकिन पीड़ित परिवार सदमे में है। किशनगंज जिले के पोठिया प्रखंड क्षेत्र के बुरनी पंचायत के डांगे बस्ती से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां पर देर रात लगी आग ने 2 परिवारों की पूरी जिंदगी तहस नहस कर दी। ये आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते दोनों घर राख के ढेर में बदल गए। लाखों रुपए का सामान जल गया और फिर परिवारों के पास बचा तो सिर्फ खंडहर और फिर अफसोस। आग बिजली बेगम पति अशफाक आलम के घर से शुरू हुई और फिर कुछ ही मिनटों में पास के अरबिला बेगम पति इश्तियाक आलम के घर तक फैल गई। शुरुआत मवेशी रहने वाली जगह और फिर रसोई घर से हुई, लेकिन आग कैसे लगी ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। जब गांव वाले बताते हैं कि जब आग देखी गई तब घर में मौजूद सामान बचाने का वक्त ही नहीं था। वहाँ पर लपटे बड़ी तो फिर सबसे पहले घर के लोग चीखते हुए बाहर आए। शोर सुनकर के आस पड़ोस के लोग दौड़ पड़े और आसपास जमा होकर के आग बुझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि स्थानीय लोगों के बुझाने के प्रयास भी नाकाम रहे। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और फिर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। जब दोनों परिवारों के घर में रखा लगभग सारा सामान जल चुका था। आग में 2 बकरियां जिंदा जल गई, चावल और फिर सूखा राशन पूरी तरीके से राख हो गया। बर्तन, कपड़े, जरूरी दस्तावेज और एक साइकिल भी आग के लपटे में आ गई। परिवारों के मुताबिक उन्हें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है।